हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं मेटल एंड नॉन मेटल के क्लास 10th के। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। राइट दी नेम ऑफ टू न्यूट्रल ऑक्साइड। आपको किन्हीं भी दो न्यूट्रल ऑक्साइड के नाम बताने हैं जो ना तो एसिड है ना ही बेस। कौन कौन से होते हैं आपको याद रखनी है। एक तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है N2O। अब नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। आपको पता है कौन कर सकता है, ग्रेफाइट कर सकता है। ठीक है, कौन करेगा बच्चों, ग्रेफाइट। अब देखो आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं नॉन मेटल में। जो क्या याद रखना है कि वैसे तो जो क्या है नॉन मेटल्स हैं वो सारे गैसियस फॉर्म में भी हैं, सॉलिड में भी हैं, कुछ लिक्विड में भी हैं। तो लिक्विड में कौन सा है जो लिक्विड में रहता है नॉन मेटल, कौन सा है, ब्रोमीन। कलर क्या है ब्रोमीन का, बोलो रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा, रेडिश ब्राउन कलर होता है। नॉन मेटल सारे सॉफ्ट होते हैं पर एक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जिसका नाम क्या है, डायमंड है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नॉन मेटल कोई चमकदार नहीं होता है, ठीक है ना, उनमें कोई लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं होती है, पर उनमें से एक ऐसा है कौन, आयोडीन। कैसा बच्चों, ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी है, ये चमकदार होता है। और इसका कलर कैसा होता है, वायलेट कलर का होता है। कैसा होता है बच्चों, वायलेट कलर का ये होता है कौन, आयोडीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। नेम दी बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन से तरीके का बॉन्ड बनता है। एक मेटल है जैसे Na है और एक नॉन मेटल है जैसे Cl है। इनके बीच में किस तरीके का बॉन्ड बनता है वो बताना हमें। मेटल और नॉन मेटल तब आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। किस तरीके का बॉन्ड बनता है, आयनिक। और अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल जुड़ता है, मेटल नॉन मेटल तो आयनिक होता है। और अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल जुड़ता है, जैसे कि हाइड्रोजन है नॉन मेटल है, क्लोरीन है वो भी एक नॉन मेटल है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, बात समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, आपको स्ट्रक्चर बनानी है। किस किस की स्ट्रक्चर बनानी है, H2O की, C2H2 की, NH3 की और CH4 की। ठीक है, कौन सी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले तो जो सेंटर एटम है उसके जो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों ओर रख दीजिए, जैसे हम H2O की बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, उसकी कन्फिग्रेशन लिखिए क्या होती है, 2 और 6 होती है। तो उसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, 6 रख दीजिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को पेयर में रखने की कोशिश करना। किसमें, पेयर में। अब देखो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। अब मैंने इनको अलग अलग क्यों रखा, अब ध्यान से देखना। आपको ये पता है ना भाई, 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक हाइड्रोजन के पास क्या होता है बच्चों, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना है। तो आप क्या करेंगे, पेयर में तो यहाँ पे हो जाएंगे क्योंकि एक तो अपना हाइड्रोजन रखेगा इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन ने रख दिया, इन दोनों को हमने पेयर में रख दिया था। अब यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन भी है, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो देखो इस हाइड्रोजन को अपना पूरा करना था डबलेट, 2 इलेक्ट्रॉन लेने थे और इसने भी अपना पूरा कर लिया डबलेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ पे थे बच्चों, 2 यहाँ पे थे और ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट भी पूरा कर लिया। तो आपको यही देखना है कि सेंटर के पास, सेंटर वाला जो एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसके पास कौन जुड़ने आया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हाइड्रोजन थे तो हमने एक एक अलग अलग रख लिया था और उसके साथ बॉन्ड बना लिया। और जो बॉन्ड बनाते हैं उनको तो बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, बॉन्ड पेयर। और जो कि बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, एक पेयर ये दिख रहा है, एक पेयर ये दिख रहा है, इनको बोलते हैं लोन पेयर। जो कि बॉन्डिंग नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ठीक है, अब हमें बनानी है स्ट्रक्चर किसकी बच्चों, C2H2 की। किसकी, C2H2 की। कार्बन के अब आउटर में देखो आपके पास 2 कार्बन है, पहले तो 2 कार्बन रख लीजिए, 2 कार्बन रख लिए। अब आपको ये पता है कि भाई ये बराबर हमें बांटना है कि 2 कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है। तो पहले तो एक हाइड्रोजन यहाँ रख लीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ रख लीजिए, इतनी हो गई बात। और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को इस हाइड्रोजन को तो देना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे आया है। तो एक तो यहाँ पे रख दीजिए, एक यहाँ पे रख दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब कार्बन के पास तो कितने होते हैं बच्चों, बोलो कितने होते हैं। कार्बन के पास आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 और 4 लिखते हैं ना, तो आउटर में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन बॉन्ड भी कितने बनाता है बच्चों, 4 ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। ठीक है, तो हमें 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये इस कार्बन ने पूरा कर लिया। इस कार्बन के 4 होने चाहिए, इसके भी 4 होने चाहिए। इस कार्बन ने भी कितना बॉन्ड पूरा कर लिया,
अपना एक बॉन्ड पूरा कर लिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं 3। कितने बचते हैं बच्चों? 3, क्योंकि और हाइड्रोजन नहीं है और कुछ भी नहीं है तो और किसी से बॉन्डिंग तो कर नहीं सकता। बचा कौन है? कार्बन। तो कार्बन के आगे ही रख देगा ये तीनों इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन भी सेम काम करेगा, तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिए। देखो अब क्या कार्बन के इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? बिल्कुल हो गए। अब देखो इस कार्बन की एक बार कंडीशन देखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ मुझे? 6 ये हो गए, 7 और 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और सेम इस चीज़ की भी हो गई। तो आपको यही चीज़ देखनी है कि कितने बॉन्ड उसको बनाने हैं और कैसे आपको इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं। फिर हमें बनानी है अमोनिया की। किसकी बच्चों? अमोनिया की। NH3 की बनाओ एक बारी। अब अमोनिया को देखो आप लास्ट क्या रखेंगे? 2 और 5 होता है, 7 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 2 और 7 इसकी कन्फिग्रेशन हो गई। अब नाइट्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के साथ बनाने 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन है ना, तो पहले हाइड्रोजन का कोटा पूरा कर दिया करो। तो यहाँ पे रख दो भाई, एक नाइट्रोजन देगा, किसको देगा? हाइड्रोजन को देगा, तो हाइड्रोजन का भी रख दो। एक बॉन्ड बना लिया इसने, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, फिर आप देखो कि यहाँ पे नाइट्रोजन देगा किसको? दूसरे हाइड्रोजन को, उसने भी रख लिया अपना, तो दूसरे हाइड्रोजन ने भी अपना डबलेट पूरा कर लिया। फिर एक और रखना पड़ेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन और भी है, तो ये भी इसने अपना पूरा कर लिया। अब देखो कितने हो गए? नाइट्रोजन ने अपने 3 रख दिए, उसके आउटर में कितने हैं? 5, तो बचे कितने हैं? ये 2, 3, ये 2 बच गए। अब देखो क्या नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? देखो ज़रा एक बारी, ये ऐसे पूरा आपको लगाना है क्योंकि यहाँ शेयरिंग चलती है। क्योंकि बच्चों नॉन मेटल में और नॉन मेटल में क्या चलती है? शेयरिंग चलती है आपस में। तो देखो कितने हो गए? 2 ये थे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, 8 पूरे हो गए। अब आपको बनानी है CH4 की बच्चों। क्या बनानी है? CH4 की। बहुत आसान है। अब देखो सबसे पहले आप हाइड्रोजन को निपटा दो। ठीक है, आपको ये पता है भाई आउटर में कार्बन के 4 होते हैं, ये भी ध्यान रखना, कहीं अपनी मर्जी से कितने ही छाप दो। तो CH4, अब आपको करना क्या है कि भाई हाइड्रोजन है 4 हैं, तो इसके चारों ओर 4 हाइड्रोजन को रख दो। रख दिया हमने, तो इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, इसके पास भी। तो कार्बन के भी ऐसे ही 4 बना दो क्योंकि उसको हाइड्रोजन को देने पड़ेंगे, हाइड्रोजन आया है तो ये हाइड्रोजन का बना दो यहाँ पे, और इस हाइड्रोजन का भी इसकी बना दो, और इस वाले की भी बना दो, और इस वाले की भी बना दो। अब कार्बन के देखो, कार्बन के भी कितने हो गए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 8 हो गए ना पूरे। तो ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर बनानी है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, वाई ग्रेफाइट यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड। जो ग्रेफाइट है उसको इलेक्ट्रोड बनाने में यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोड बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं जैसे N2O है, ठीक है, या MgO है, तो इनका नेचर क्या होता है? मेटल के तब भी ऑक्साइड बनते हैं तो वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? बेसिक नेचर के। अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, किसके? नॉन मेटल के, जैसे कि CO2 है, ठीक है, ये सारे किसके बनेंगे? किस नेचर के? एसिडिक नेचर के। मेटल बेसिक होते हैं और नॉन मेटल एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड क्या है? ये एक प्योर फॉर्म है किसकी? गोल्ड की। 100% प्योरिटी हम गोल्ड की कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि भाई आपको इसको 22 कैरेट में कन्वर्ट करना है गोल्ड को, तो उसमें क्या डाला जाएगा? या तो कॉपर डाला जाएगा, ठीक है ना, हम उसमें उसके सब्स्टिट्यूट में बच्चों कॉपर या और कोई मेटल डाल दिया जाएगा जिससे उसके क्या बन जाते हैं? एलॉय बन जाते हैं। तो अगर 24 कैरेट है तो प्योर गोल्ड है, अगर वो 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, तो वो उसका एलॉय माना जाता है क्योंकि उसमें दूसरा मेटल मिला दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिक वायर आर कवर्ड विद दी रबर। जो इलेक्ट्रिक वायर होती है वो रबर से कवर्ड होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों जो रबर है वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर डायरेक्ट वायर होंगी और उन पे हमने हाथ लगा दिया तो आपको पता है क्या होना है। तो इसी वजह से रबर की कवरिंग की जाती है कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, फ्रॉम डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl है, जिंक कैन लिबरेट H2 गैस बट कॉपर कांट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे तो आपको पता है कि अगर जो जिंक है वो ज़्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है कंपेरिजन टू हाइड्रोजन के, पर जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। तो वो किसी भी एसिड से चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो, कोई भी एसिड हो, वहाँ से H को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो याद होनी चाहिए। तो बच्चों आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन? पोटेशियम होता है, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। फिर यहाँ पे उसके बाद जिंक के बाद कौन होता है? आयरन, टिन, लेड, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है।
ठीक है। अब देखो जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं जैसे कॉपर है, मरकरी है, Ag है, Au है, ये चारों के चारों मेटल हाइड्रोजन को किसी भी एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए कि भाई HCl है, क्या है यहाँ पे HCl है और यहाँ पे दे रखा है AgSO4, क्या डाल रखा है AgSO4, तो क्या ये रिएक्शन होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से इस H को, ये जो मेटल है Ag, ये लेस रिएक्टिव होता है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, कहाँ से? एसिड से। पर ये जितने भी ये क्या हैं, ये चार हैं, जो Cu मतलब कॉपर, Hg मरकरी है, Ag सिल्वर है और Au गोल्ड है, ये चारों के चारों इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है। देखो अब जितने ज़्यादा हम ऊपर चलते जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? अपना पोटेशियम है। तो अगर एक तो पूछा जाए भाई, एक तो पोटेशियम दिया जाए और एक Na दिया जाए, तो और साथ में आपको दिया जा रहा है HCl, तो इसमें से हाइड्रोजन को जल्दी डिस्प्लेस कौन करने वाला है? ये पोटेशियम करेगा, क्योंकि Na की रिएक्टिविटी इससे पोटेशियम से क्या है? कम है। ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, जिंक फेल्स टू इवोल्व H2 गैस फ्रॉम HNO3। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि HNO3 जो है वो सबके साथ रिएक्ट करता नहीं है और ना वो हाइड्रोजन इवोल्व करने देता वहाँ से। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि जिंक फेल हो जाता है क्या हाइड्रोजन डिस्प्लेस करने में, कहाँ से? HNO3 से। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है बच्चों, क्योंकि जो HNO3 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो हम रिएक्शन क्या करते हैं कि तब भी कोई मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है? हाइड्रोजन गैस बना देता है, यही बनाता है। पर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन को तो रहने ही नहीं देता, तो वो क्या बना देता है? उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देता है, H2O बना देता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता, तो जिंक है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। दो ही मेटल ऐसे हैं जो HNO3 से रिएक्ट करते हैं, वो कौन है बताओ? दोनों M से हैं, Mg और Mn। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। Mg Mn दो ऐसे मेटल हैं जो HNO3 से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2 को रहने ही नहीं देता, क्या बना देता? उसको फटाफट O दे देता है, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, H2O बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, शाइनिंग सरफेस ऑफ सम मेटल्स बिकम डल व्हेन एक्सपोज टू द एयर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो क्या बना देते हैं? उसका ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं? उसका ऑक्साइड बना देते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी अपीयरेंस जो शाइन कर रहे थे वो थोड़ा सा ब्लैकिश में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, इसी वजह से वो डल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या है, आयनिक कंपाउंड शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा क्या बनती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनके बीच में होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। आपको स्ट्रक्चर बतानी है किसकी? NaCl की और MgCl2 की। अब ध्यान रखना, बच्चे करते क्या हैं कि जैसे ही क्या आता है NaCl, जैसे अभी लेविस डॉट स्ट्रक्चर CH4 और इनकी बनाई थी, ऐसे नहीं बनाना। वो स्ट्रक्चर जो शेयरिंग वाली है वो बनती है किनकी? कोवेलेंट बॉन्डिंग की, मतलब नॉन मेटल्स की। अगर आयनिक बॉन्ड आता है तो आपको क्या कैसे बनानी है वो ध्यान रखना। अभी देखो Na के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसकी कन्फिग्रेशन है 281, एक ही इलेक्ट्रॉन है। और आपके पास क्लोरीन में कितने होते हैं? बोलो, लास्ट में 7 होता है। तो यहाँ पे आप पेयर में ऐसे रख दें और एक यहाँ पे अकेला 7 होते हैं ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिखाना है? ये शेयरिंग नहीं दिखानी है बच्चों, क्योंकि सोडियम तो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन दे के, और ये अपना फुल्ली फिल्ड मानेगा कि भाई मैं तो स्टेबल हो गया, तो ये दे के खुश है। तो आपको कंप्लीट ट्रांसफ़र ऐसे दिखा देना है कि भाई ये इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यहाँ पे बना दोगे ये Na पॉजिटिव, और Cl को अपने ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके ऐसे दिखा देना और इस पे लगा देना नेगेटिव। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनानी किसकी? आयनिक कंपाउंड्स की। ऐसे MgCl2 की बना देना। MgCl2 में क्या करना बच्चों? यहाँ पे एक Cl रख देना, एक यहाँ पे Cl रख देना, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बना दो। ठीक है, और MgCl2 के पास आउटर में बताओ मुझे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक ट्रांसफ़र यहाँ करा देना, एक ट्रांसफ़र यहाँ करा देना, बस। तो ऐसे बच्चों आपको आयनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको बताना है, गिव रीजन एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। पहले तो बताओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो एसिडिक और बेस दोनों नेचर शो करते हैं, एसिड भी होते हैं और क्या होते हैं? बेस भी होते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो एम्फोटेरिक, देखो पहली बात तो जो एल्यूमिनियम है वो प्रॉपरली आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। अगर आयनिक बॉन्ड बनाता तो उसका ऑक्साइड पक्का कैसा होता? बेसिक होता। और प्रॉपरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता तो वो कैसा होता? एसिडिक होता। तो आपको 2 मेटल याद रखने जो कि
एम्फोटेरिक नेचर के हैं, एक तो एल्यूमिनियम और दूसरा बच्चों जिंक। ठीक है, इन दोनों के जो ऑक्साइड बनते हैं वो किस नेचर के हैं, बोलो किस नेचर के हैं बच्चों, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब देखो, अगर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है आपके पास Al2O3 और अगर आप इसकी रिएक्शन बेस से कराते हैं तो ये एसिड बन जाएगा। अगर बेस से कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज ए बेस बिहेव करेगा, और यही रिएक्शन आप अगर एसिड से कराते हैं मतलब Al2O3 और यहाँ पे आप HCl से कराएंगे तो यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ बेस की तरह बिहेव करेगा। तो दोनों नेचर शो कर रहा है, बेस के साथ आता है तो एसिड बन जाता है और एसिड के साथ आता है तो बेस बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इनकी रिएक्शन जो होती है बच्चों, जो इनका कंपाउंड बनता है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो गई तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो आप क्या बना देंगे, पहली बात तो इसमें से पानी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे। अब जहाँ यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या बनता है, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे Na भी आता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम भी आता है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी आता है। ऑक्सीजन 2 आते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट इसको हम बोलते हैं। क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट इसको बोला जाता है। अब देखो, क्या ये अपनी ये कंपाउंड जो हमने बनाया है ये ठीक है कि नहीं, वो हम कैसे चेक करेंगे। O2 रखना, ये ध्यान रखना है, O को 2 रखने हैं, ऑक्सीजन 2 आएंगे। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आता है तो 2 पे कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, अब आपको यहाँ पे +4 होना चाहिए तभी ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। तो एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम +3 शो करता है और सोडियम +1 करता है, तो हमने फार्मूला ठीक बनाया है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, तब भी Al2O3 और NaOH की रिएक्शन होती है तो NaAlO2 बनता है। और यहाँ पे तो सिंपल बनेगा, क्या बन जाएगा, AlCl3 और प्लस में पानी। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, ये वाला ध्यान रखना। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, व्हेन अ मेटल X इज ट्रीटेड विद कोल्ड H2O। ठीक है, एक मेटल है, ठीक है, एक X मेटल दिया गया है और वो ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहा है। अब ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहा है तो मतलब वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये ध्यान रखना। देखो, एक तो कोल्ड से रिएक्ट करे तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, थोड़े गर्म से कर रहा है तो वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, और आप बहुत ज़्यादा हीटिंग दे रहे हैं मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो समझ जाना बिल्कुल लेस रिएक्टिविटी है, क्योंकि आप एनर्जी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। और कोई ठंडे से ही रिएक्ट कर रहा है तो समझ जाइए वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठंडे में ही रिएक्ट कर गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ क्या है, कोल्ड पानी के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, इट गिव्स X विद द फार्मूला ऑफ XOH। ठीक है, और उसने क्या फार्मूला दिया है, XOH का, किसके साथ रिएक्ट करके, पानी के साथ रिएक्ट करके, ठंडा ही पानी है। और फिर क्या बोला है, लिबरेट Z गैस, कैसी गैस लिबरेट कर रहा है, Z उन्होंने उसको बोला है, और वो क्या करती है, फायर को भी कैच करती है। एक गैस कौन सी है बच्चों, हाइड्रोजन ही वो गैस है। ठीक है, कौन सी गैस निकलेगी यहाँ से, हाइड्रोजन निकलेगी। रिएक्टिव ज़्यादा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो क्या होगा, सोडियम होगा। ठीक है, और अगर वो H2O के साथ रिएक्ट कर, NaOH कैसा फार्मूला बनाता है, NaOH बनाता है, और यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलती है, H2O, तब भी किसके साथ रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ। ठीक है, पानी के साथ Na रिएक्ट करता है तो NaOH प्लस में H2 गैस बाहर निकलती है। और यहाँ पे KOH भी हो सकता है क्योंकि K भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एलॉय। एलॉय आपको पता है, दो मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको एलॉय बोलते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई उसमें कोरोजन नहीं लगता है। ठीक है, पर जो क्या होती है, जो कंडक्टिविटी होती है वो मेटल की डिक्रीज हो जाती है। तो आपको एलॉय पता होना चाहिए क्या होते हैं और एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। अब देखो, the way metal like sodium MgFe react with air and H2O is an indication of relative position of reactivity। इसमें पूछा गया है कि भाई आपके पास ये 3 मेटल दिए गए हैं, सोडियम दिया गया है, Mg दिया गया है और Fe दिया गया है, और उनकी बतानी है कि भाई एयर और वो H2O के साथ तब रिएक्ट करते हैं तो उनसे हमें क्या हिंट मिलती है कि उनका ऑर्डर क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, तो देखो, आपका सोडियम को तो आपको पता है कि वो बहुत जल्दी एयर के साथ रिएक्ट करता है, तभी उसको किस में स्टोर किया जाता है, केरोसिन में स्टोर किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो होता है सोडियम, वो पानी के साथ भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। फिर होता है Mg और फिर होता है Fe। तो हम किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी को बता सकते हैं किसकी हेल्प से, कि वो एयर में कैसे रिएक्ट कर रहा है और वो पानी से कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने बता दिया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेम द 2 मेटल्स विच फाउंड इन द फ्री स्टेट। ठीक है, कि जो नेटिव फॉर्म में मतलब इनर्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, एक तो प्लेटिनम और एक गोल्ड। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, जो नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, फ्री फॉर्म में रिएक्ट नहीं करते हैं किसी से। अब आगे देखो, नेम 2 मेटल्स रिएक्ट विद HNO3 बता दिया था, Mg और Mn 2 ही मेटल हैं। नेक्स्ट देखिए, विच मेटल स्टोर इन केरोसिन, अभी बोला सोडियम होता है। लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल,
जो कलर्ड है कौन सा होता है, आयोडीन होता है। नेक्स्ट देखो, ऐसा मेटल का नाम बताओ जो अपने हाथ में अगर उसको रखा जाए तो वो मेल्ट हो जाएगा, मतलब अपनी बॉडी टेम्परेचर से भी कम उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो ऐसे दो मेटल हैं, कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो गैलियम है, एक तो क्या है गैलियम, और एक क्या है सीजियम। तो दोनों आपको ध्यान रखने, उनका अपनी बॉडी टेम्परेचर से भी कम मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब अपने हाथ पे ही रख रहे हैं तभी वो मेल्ट हो जाता है। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट देखिए, YMG आफ्टर रिएक्टिंग विद H2O स्टार्ट फ्लोटिंग। अगर जो Mg है मतलब मैग्नीशियम है, अगर वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो फ्लोट करना क्यों शुरू कर देता है। तो देखो यहाँ से क्या होता है, इसका भाई ऑक्साइड बनेगा और वहाँ से क्या होना है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन जो बबल्स हैं वो किसके ऊपर आके लग जाते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर, जिसकी वजह से वो मैग्नीशियम जो है पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि जैसे वो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो इतनी ज़्यादा गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है नीचे से, तो वो मेटल भी क्या करना स्टार्ट कर देता है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। यही काम सोडियम के साथ भी होता है, उसको पानी में डालोगे तो पानी में फ्लोट करेगा। ठीक है, यही कैल्शियम के साथ होता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे उनमें से बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन निकलती है जिसके कारण से वो फ्लोट कर। क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। ऐसा क्यों होता है कि वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं। तो कारण क्या है बच्चों कि मोल्टन स्टेट में तो उनके आयंस हो जाते हैं फ्री, जैसे भाई NaCl है, सॉलिड है, आपके घर में डिब्बा भी रखा है, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वहाँ पे, नहीं करेगा। पर अगर आप उसको पानी में मिला देते हैं या उसको मेल्ट कर देते हैं तो वहाँ पे आयंस हो जाते हैं फ्री, जिनकी मूवमेंट की वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसी वजह से अगर NaCl जो नमक का डिब्बा है, अगर उससे आप यूँ सोचें कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे सॉलिड फॉर्म में, तो नहीं हो सकती। पर उसी चीज़ को अगर आप पानी में मिला देते हैं या उनको मेल्ट कर देते हैं तो वहाँ पे आयंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, अब आपको बताना है, ऑब्जर्वेशन बतानी है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। इनमें ऑब्जर्वेशन क्या होगी, सम जिंक पीसीज आर पुट इन दी CuSO4 सॉल्यूशन। आपके पास क्या है, जिंक के कुछ पीस हैं। ठीक है बच्चों, आपके पास जिंक के पीस हैं और वो आपने किस में डाल दिए हैं, CuSO4 के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो वहाँ पे होगा क्या, CuSO4 का सॉल्यूशन है और जिंक के आपके पास कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, तो आपने इसमें डाल दिए, तो क्या होगा, जिंक एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कंपेरिजन टू कॉपर, तो ये इसको इसमें से डिस्प्लेस कर देगा। बात समझ गए। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हमसे कि भाई अगर जिंक का एक बर्तन है, किसका है, जिंक का बर्तन है, क्या उसमें आप CuSO4 सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों बच्चों, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव बर्तन है। ठीक है, क्यों, फिर वो क्या है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, तो जिंक इस बर्तन में से निकल के ZnSO4 सॉल्यूशन बनाना शुरू कर देता है और इस बर्तन में छेद हो जाएंगे। ठीक है, तो बर्तन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, किससे, सॉल्यूशन से। अब ये भी सेम क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, सम Ag पीसीज पुट इन दी FeSO4 सॉल्यूशन, मतलब Ag के पीस हैं बच्चों, Ag के। ठीक है, Ag के आपका सॉल्यूशन किस चीज़ का है, FeSO4 का सॉल्यूशन है, किसका, FeSO4 का। और इसमें अगर आप Ag डाल दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रिएक्टिव है वो तो सॉल्यूशन में ही बैठा है और Ag क्या होता है, रिएक्टिव नहीं होता, तो वो तो Fe को क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर।